हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज अपना ये सेकंड पार्ट है एलपीपी का। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है एलपीपी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है मैक्सिमाइज जेड। यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू करके आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, और x1 शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 0 एंड x2 शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 0। ये आपको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट दी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इनइक्वालिटीज है, इन इनइक्वालिटीज को आपको कन्वर्ट करना है इक्वालिटीज में। तो आपके इक्वेशंस क्या क्या बनेगी, x1 इज इक्वल्स टू 80, x2 इज इक्वल्स टू 60, 5x1 प्लस 6x2 इज इक्वल्स टू 600, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 160। इसका आपको कुछ नहीं करना, ये हो गए आपके पास इक्वालिटीज। अब ये जो इक्वालिटीज है, इनसे आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनसे आपको इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ x1 की वैल्यू है, तो x1 80 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे सिर्फ x2 है, तो यहाँ पे 0x1 और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स तो सिंपल थे निकालना। अब आपको चाहिए इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स। अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन की बात करें, 5x1 प्लस 6x2 इज इक्वल्स टू 600, तो आप क्या करोगे, x1 और x2 दो चीजें हैं यहाँ पे आपके पास। एक बार x1 को 0 रखो और एक बार x2 को 0 रखोगे। अगर x1 को 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 100, और अगर x2 को 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 120। ठीक है, 120। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स, इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको, 0 100 और एक और कौन सा मिलेगा 120। ध्यान रखना, पहले आप x1 का कोऑर्डिनेट लिखते हो और फिर x2 का कोऑर्डिनेट लिखते हो। तो अगर x1 नहीं है तो पहले 0 आएगा और फिर x2 का कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इस वाली दूसरी इक्वेशन का भी निकालोगे, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 160 दे रखा है। ठीक है, एक बार x1 और एक बार x2, एक बार x1 को 0, एक बार x2 को 0। अगर यहाँ x1 को 0 कर देते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी 80, और ऐसे अगर x2 को 0 रख देते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी 160। ठीक है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स आपको कौन कौन से मिल गए, 0 80 और एक और कौन सा हो गया 160 0। ठीक है, अब ये आपकी जो रफ कैलकुलेशन थी इसको आप इरेज कर दो। अब आपको ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए एक तो नीचे x1 एक्सिस और एक x2 एक्सिस। यहाँ आप शो करते हो x1, यहाँ आप शो करते हो x2। ठीक है, ये 0 ओरिजिन हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि अपना गैप कितना 20 का लेंगे, 40 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, या 20 का भी गैप ले सकते हैं। तो 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200। ठीक है, इसके ऊपर का तो वैसे भी कुछ नहीं है। अब 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और 200, ये आपने दोनों तरफ इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ठीक है, अब आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनको इस जो भी ग्राफ है इसके अंदर प्लॉट करना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन, इनको हम नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर केवल x1 है 80। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये। अब इसका क्योंकि और कोई तो पॉइंट है ही नहीं जिससे आप इसको ज्वाइंट कर सकते हो, तो यहाँ पे सिर्फ ये बनेगा पैरेलल टू x2 एक्सिस। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन। सेकेंड वाली इक्वेशन में केवल x2 का कोऑर्डिनेट है, दैट टू इज 60। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0 60, यहाँ पे आएगा x1 0 है, x2 की वैल्यू 60 है, तो ये कैसे बनेगा पैरेलल टू x1। ये आपका बन गया सेकेंड वाली इक्वेशन, पैरेलल टू x1। अब थर्ड वाली का देखो, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है 0 100,
तो 0 और 100 ये वाला, और 120 0, तो 120 आपके पास यहाँ पे आ रहा है 120 0, ठीक है। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट आपको बोला है फोर्थ, ये आपकी थर्ड वाली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब फोर्थ वाली इक्वेशन देखो 0 80, तो 0 ये रहा और 80 ये, तो ये वाला पॉइंट हो गया। और 160 0, तो 160 0 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी, फोर्थ वाली इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई फोर्थ वाली इक्वेशन, ये थर्ड वाली। ऐसे आपने सारी इक्वेशंस को प्लॉट कर दिया इसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, ये साइन आपको देखने, क्योंकि जब भी आपका लेस देन इक्वल्स टू का साइन होता है तो आपका जो ये जो इक्वालिटीज है या फिर जो लाइंस आपने ड्रॉ करी है, इनका जो शेडेड एरिया होता है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आता है, यानी सबका एरिया इस तरफ आएगा। तो यहाँ सारी लेस देन की है, सबका एरिया इस तरफ आएगा। जैसे इस वाले का देखते हो तो भी इधर आएगा, इसका देखोगे तो भी इधर आएगा, इसका देखोगे तो भी इधर आएगा, और इसका देखोगे तो इधर आएगा। तो इन शॉर्ट इन सबका जो कॉमन शेडेड एरिया आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, जो इनका कॉमन शेडेड एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। ये इनका क्या बन गया, कॉमन शेडेड एरिया। फिर आपको क्या करना है, इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो निकालने हैं। तो ये एक, तो ये कॉर्नर पॉइंट है, 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 ये कॉर्नर पॉइंट है। ये जो आपको कॉमन शेडेड एरिया निकला है ना, इसको अपन कहते हैं फीजिबल रीजन। इसको क्या कहते हैं, फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन वो एरिया होता है जहां पे आपकी सारी कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट की कंडीशन फुलफिल होती है। यहाँ से आपको जितने पॉइंट्स मिलेंगे ना, वहां पे आपकी सारी कंडीशन, जितने भी कंस्ट्रेंट है वो वाली कंडीशन, और ये इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट की भी सारी कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है। वो होता है आपका फीजिबल रीजन। इसी फीजिबल रीजन में से मिलता है आपको आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी जो मोस्ट बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। तो यानी ये तो हो गया O पॉइंट, ये हो गया A, B, C, D और E। ऐसे आप इन सबको पॉइंट्स दे दोगे, ठीक है। अब आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, O, A, B, C, D और E। 5 पॉइंट्स हैं आपके पास, और पांचों के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। O का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है कितना है, 0 0 है। A का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है कितना है, 80 0 है। B का कोऑर्डिनेट नहीं पता, C का नहीं पता, D का नहीं पता, और E का पता है आपको 0 60 है, ठीक है। ये हो गया 0 60। अब आप इन तीन के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये देखो कि जो भी पॉइंट आपका बन रहा है, जैसे B पॉइंट है तो वो B पॉइंट कौन सी दो लाइंस के इंटरसेक्ट होने से बन रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे थर्ड वाली इक्वेशन के इंटरसेक्ट होने से, और ये वाली फर्स्ट और थर्ड के मिलने से बन रहा है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी थी, यहाँ कर लेते हैं x1 = 80, और थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी, 5x1 + 6x2 = 600। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर x1 की वैल्यू 80 है तो ये हो जाएगा 5 × 80 + 6x2 = 600, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 400 + 6x2 = 600। तो 6x2 कितना हो जाएगा, 200, x2 कितना हो जाएगा, 200 / 6, 100/3 ले लेते हैं, इसको 2 से काट देते हैं तो 100/3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके B के, x1 तो हो गया 80 और x2 कितना हो गया, 100/3। ऐसे ही आप निकालोगे C के। अब ये देखो कि C पॉइंट कौन से दो लाइंस के इंटरसेक्ट होने से बन रहा है। C पॉइंट बन रहा है आपका ये वाला, यानी कि ये वाली कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड वाली इक्वेशन और फोर्थ वाली इक्वेशन। आप देखो कि थर्ड वाली और फोर्थ वाली को कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड वाली इक्वेशन है आपके पास 5x1 + 6x2 = 600, और फोर्थ वाली इक्वेशन है x1 + 2x2 = 160, ठीक है। अगर अपन इस सेकेंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x1 6x2 4
480, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2x1 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो x की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब ये 60 जो वैल्यू है इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप जब पुट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये था अपने पास x1 को अपन 60 रख देते हैं, तो 60 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 160 हो जाएगा। तो 2x2 की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो ये क्या कोऑर्डिनेट बन गया आपका 60 50। सेम इसी तरीके से आप d वाला फाइंड आउट करोगे, तो d वाला किससे बन रहा है, एक तो सेकंड वाली इक्वेशन और एक फोर्थ वाली इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी x2 इज इक्वल्स टू 60 और फोर्थ वाली इक्वेशन क्या है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 160। अगर 2x2 की वैल्यू लिखोगे तो वो 120 आएगी, तो x1 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 160। तो x1 कितना हो जाएगा 160 माइनस 120, तो x1 हो जाएगा 40। तो ये क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास 40 60, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जो मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं दीज आर द कॉम्बिनेशंस, कि आपको x1 के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है और x2 के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है, ये उसके कॉम्बिनेशंस है। तो इन हर कॉम्बिनेशन को आप z के लिए चेक करोगे, जो कॉम्बिनेशन z की मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा वही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज z के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अगर z क्या है अपने पास 500 x1 प्लस 800 x2 ये है। अगर इसकी जगह x1 की जगह 0 और x2 की जगह 0 रखते हैं तो z की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ रख देते हैं हम 0। अब अगर a के लिए चेक करते हैं तो x2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। x1 की जगह अगर आप 80 रखते हो तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। अगर b के लिए चेक करते हो तो b के लिए कितनी वैल्यू आएगी इसकी 500 इंटू 80 प्लस 800 इंटू 100/3। c के लिए कितनी वैल्यू आएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 800 मल्टीप्लाई बाय 50। d के लिए चेक करोगे तो कितनी आएगी 40 60, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 800 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये 0 हो जाएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है तो 800 मल्टीप्लाई बाय 60। अब जो कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा वैल्यूज देगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपकी वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी 80 103 पे आएगी आपकी 666, यहाँ आएगी 666.7, ये आएगी। सी पे जो आपकी वैल्यू है 60 50 वो आएगी आपकी 70,000, यहाँ पे आपकी सी पे वैल्यू आएगी 70,000। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सॉल्व करने से यहाँ वैल्यू आएगी 66.7, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 70,000, यहाँ आएगी 68,000 और यहाँ पर आएगी 48,000, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, जो कॉम्बिनेशन आपको z के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो यहाँ जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 70,000 आ रही है सी पॉइंट के ऊपर, तो सी बन जाएगा आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका आंसर कैसे होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, x1 की कितनी वैल्यूज आएंगी 60, x2 की कितनी यूनिट्स होनी चाहिए 50, जिसपे आपके मैक्सिमम z की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम z कितना आएगा आपका 70,000, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज z दे रखा है कितना है 300x1 प्लस 400x2 आपको z दे रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट टू करके आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं और लास्ट में आपको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट दे रखी है, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट करना है इक्वालिटीज में। तो इक्वालिटीज में कैसे कन्वर्ट होगी 5x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 200, 3x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 150,
5x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 100 और 8x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब आपको इनके फाइंड आउट करने कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट वाले के अंदर अगर x1 0 है और दूसरे वाले में x2 0, यहाँ पे अगर हम x1 को 0 रख देते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 50। और अगर x2 को 0 रख देते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 40। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में देखते हैं, अगर x1 को 0 रखते हैं और एक बार x2 को 0 रखते हैं, अगर x1 को 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 30। और अगर x2 को 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 50। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे? 0 और 0। अगर x1 को 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 25। और x2 को 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 20। ऐसे सेम इसमें करेंगे, x1 को 0 रखेंगे एक बार और एक बार x2 को 0 रखेंगे। अगर x1 को 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 20। ठीक है, और अगर x2 को 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ये तो सारे आपको पता चल गए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज x1, दिस इज x2। ठीक है, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? डिफरेंस कितने का ले? 10 का ही ले लेते हैं या 5 का ले। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, अब देखो 0, 50 है तो 0, 50 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 0, 50। और 40, 0 है तो 40, 0 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है 0, 30 और 50, 0। ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है। नेक्स्ट है आपके पास 0, 30, तो 0, 30 कहाँ आएगा? यहाँ पे। और 50, 0, तो 50, 0 का आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये आपकी सेकेंड वाली इक्वेशन है। फिर आपके पास 0, 25, तो 0 और 25 यहाँ पर है और 20, 0, तो 20, 0 आपके पास यहाँ पे है। तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे। फिर आपको बोला है 0, 20, तो 0, 20 यहाँ पे आएगा और 10, 0, तो 10, 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाली हो गई आपके पास थर्ड इक्वेशन और ये हो गई आपके पास फोर्थ वाली इक्वेशन। इस तरीके से तो बन जाएगा इसका ग्राफ। अब आपको फाइंड करना है इसका फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन क्या होता है? अगर लेस देन का है साइन तो फीजिबल रीजन शेडेड एरिया किधर होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर मोर देन का साइन है तो अबव द ओरिजिन। अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर तो क्या है? लेस देन का साइन है। ये अपनी दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। तो इनका शेडेड एरिया इधर आएगा, इसका इधर आएगा और इसका भी इधर आएगा। ठीक है, ये तो इन दोनों का शेडेड एरिया हो गया। पर ये दोनों क्या है? मोर देन के हैं। ठीक है, तो इसका शेडेड एरिया इधर आएगा और इसका भी शेडेड एरिया इधर आएगा। तो अगर देखा जाए तो इन सबका जो कॉमन शेडेड एरिया निकल रहा है वो ये वाला निकल रहा है। ये क्या है? इन सबका कॉमन शेडेड एरिया निकल रहा है। इसके बाद आपको देखना होता है इनके पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये दोनों, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये इसके हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अगर इनको अपन नाम दे देते हैं तो ये A, ये B, ये C, ये D और ये वाला इधर वाला E है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? A, B, C, D और E। आपके पास अभी भी 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब A वाले को देखो तो A क्या है? यहाँ पे A वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 20, 0 है। B वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 40, 0 है।
सी वाले का पता नहीं, डी वाले का 030 है और ई वाले का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 025 और सी वाला पॉइंट किससे बन रहा है 1 और 2 से बन रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएगी, सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 400/13 और 150/13, ठीक है। आपको इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड वाले को, और फिर उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब अगर अपन हर कोऑर्डिनेट के ऊपर z की वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है, z अपना हुआ है 300x1 + 400x2, तो हर पॉइंट पे आप z की वैल्यू को चेक करोगे तो z की वैल्यू फर्स्ट वाले पे कितनी आएगी, x2 तो 0 है, x1 की जगह अगर आप 20 रखते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। हाँ, और b वाले के अंदर ये भी x2 0 हो जाएगा और x1 की जगह अगर आप 40 रखते हो तो कितना आएगा 12000। और यहाँ से भी चेक करोगे, इसकी पहले वैल्यू देख लेते हैं, इसकी यहाँ पे तो 0 हो जाएगी और 400 × 300 कितना आ जाएगा, ये भी 12000 हो जाएगा और 025, तो ये 0 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा 100 और तो ये हो जाएगा 10000, ठीक है। अब बचा ये एक, इस पे भी चेक कर लेते हैं। तो 300 ये निकलेगा आपका 300 × 400/13 प्लस 400 × 150/13, तो इससे आपकी जो z की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 13846.1, ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकलेगी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमाइज z की वैल्यू निकालनी थी और z की मैक्सिमम वैल्यू यही है 13.13846, है ना, यही वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सी वाला कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, x1 की कितनी यूनिट्स आई आपके पास 400/13, x2 की कितनी यूनिट्स आई आपके पास 150/13 और यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी मिली, मैक्सिमम z कितना होगा 13846.1, ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम z की वैल्यू। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो ये कि अगर देखा जाए तो इन सारी इक्वेशंस का कोई ना कोई पॉइंट जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन में आ रहा है, सिवाय इस इक्वेशन के, यानी फोर्थ वाली इक्वेशन का कोई भी पॉइंट जो है आपके इस वाले ऑप्टिमल सोल्यूशन को या फीजिबल रीजन को कहीं अफेक्ट नहीं करा। तो ऐसे इक्वेशंस जिनका अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उनके होने या नहीं होने से, अगर ये इक्वेशन नहीं होती तो भी अपना सेम आंसर होता, ठीक है, ये इक्वेशन है तो भी इसका कोई रोल नहीं है अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन में, तो ऐसी इक्वेशंस कहलाती है रिडंडेंट इक्वेशन। इसको आप क्या कहते हैं, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होती है, जिसके होने या नहीं होने से हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एलपीपी फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। So let's now have a look on some special cases in LPP. अब special cases कैसे कैसे होते हैं, पहला तो ये केस जहाँ पे कोई feasible solution नहीं एग्जिस्ट करता। तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि कोई feasible रीजन ही नहीं निकलता। अगर मान लो अपने पास दो इक्वेशंस हैं, इस वाली इक्वेशन का जो साइन है वो मोर देन इक्वल्स टू का है, इस वाली का लेस देन इक्वल्स टू का है, तो कोई भी कॉमन शेडेड एरिया निकलेगा ही नहीं। अगर कोई कॉमन शेडेड एरिया नहीं होगा तो इसका कोई feasible रीजन भी नहीं होगा, और फीजिबल रीजन नहीं होगा तो इसका कोई फीजिबल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपको दे रखा है कि मान लो कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बन रहा है, जहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो है इसका है मोर देन इक्वल्स टू का साइन, इस वाली का है लेस देन इक्वल्स टू का साइन, लेकिन ये वाली जो है ये इनइक्वालिटीज की जगह क्या है, इक्वालिटी है। तो इसका जो शेडेड एरिया है वो ना नीचे की तरफ जाएगा ना ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन है सिर्फ इस लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। जो इसका कॉमन शेडेड एरिया होगा ना वो सिर्फ इस लाइन के ऊपर ही आएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो कॉमन
सिर्फ ये लाइन आएगा, तो इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है ना सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीजेनरेसी की केस। क्यों इसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे अपने पास ज्यादा कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं या ज्यादा वेरिएबल्स भी होते हैं, तो भी हम सिर्फ 2 की ही वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 ही पॉइंट्स में हम इसको चेक करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये होती है डीजेनरेसी की केस, जहाँ पे आपके पास एक होती है इक्वेशन, और इक्वेशन का जो कॉमन शेडेड एरिया होता है वो सिर्फ उस लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। तो जो कॉमन आ रहा है वो यहाँ पे आप सिर्फ इन 2 वैल्यूज के लिए चेक करोगे। अगर मैक्सिमम z है तो जो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू देगा वो आपका मैक्सिमम z का ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, जो मिनिमम वैल्यू देगा वो मिनिमम z का ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये अपना केस 1, ये अपना केस 2। अब केस 3 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये 2 इक्वेशंस हैं, इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है और दोनों का ही जो है वो मोर देन इक्वल्स टू है, तो इसका कॉमन शेडेड एरिया पूरा बाहर की तरफ जाएगा। तो इन सच केस अगर आपको मिनिमम z की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो मिनिमम z को आप चेक कर सकते हो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। लेकिन अगर आपको इसी केस में मैक्सिमम z की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए तो मैक्सिमम के लिए ये बाउंड नहीं है, ये इसका शेडेड एरिया पूरा ऊपर तक जा रहा है, तो इसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो हम इसका मैक्सिमम z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर मिनिमम z बोला है तो इन 3 पॉइंट में से जो आपको मिनिमम वैल्यू देगा वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। जहां इसके मैक्सिमम होने की कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो होगा अनबाउंडेड सोल्यूशन। नेक्स्ट ये आपका थर्ड वाला केस। अब आपको फोर्थ केस बोला है मोर देन वन सोल्यूशन। ये किस केस में होता है कि मान लीजिए आपने ये आपका फीजिबल रीजन निकला, इस फीजिबल रीजन में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स आपके पास निकल रहे हैं। इन चारों पे आपने क्या करा, z की वैल्यूज को चेक किया, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे भी आपकी z की वैल्यू 20 आ रही है और इस वाले पे भी आपकी z की वैल्यू 20 आ रही है, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स पे z की वैल्यू 20 आ रही है, इस पे मान लीजिए 10 आ रही है और इस पे 0 आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, ये दे रहा है 20, तो इसकी वैल्यू भी 20 और इसकी वैल्यू भी, यानी कि जो भी आपकी z की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट्स पे निकल रही है, तो वो होता है आपका मोर देन वन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्योंकि 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू निकल रही है और वही वैल्यू मैक्सिमम है। ऐसा मिनिमम के केस में भी हो सकता है कि 2 वैल्यूज निकल रही है मिनिमम और वो 2 वैल्यूज 2 पॉइंट्स पे सेम आ रही है, ठीक है। एक वैल्यू है जो 2 पॉइंट्स के ऊपर सेम आ रही है, तो वो आपके होते हैं मोर देन वन सोल्यूशन, जहां पे z की वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट पे सेम आ रही होती है, वो भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम की। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जो इस चैप्टर के हमने खत्म कर लिए। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इन केस यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।